नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बिटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो आपका बीएससी सेकेंड ईयर की बुक है जो थर्ड पेपर में आती है, जिसका नाम है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। देखो, ये जो दोनों किताबें हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की जो किताबें हैं, ये आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स का हिस्सा हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जैसे अपन जो पढ़ते हैं, फिजिक्स के रूल पढ़ते हैं, गति के नियम पढ़ते हैं, गतिशील वस्तुओं में घर्षण पढ़ते हैं। ये जो दोनों ही बुक हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ये आपके फिजिक्स में आती हैं। लेकिन हमारा जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है, उसमें दोनों ही बुक हमारे सिलेबस में दी गई हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो देखो, ये जो मैंने बताया अभी आपको कि ये जो दोनों बुक हैं, ये किसका पार्ट है? ये अपने फिजिक्स में मैकेनिक्स मैकेनिक्स में दो किताबें चलती हैं आपकी। एक का तो नाम है डायनेमिक्स और एक बुक चलती है आपकी स्टैटिक्स के नाम से। और यही दोनों बुक हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में हैं। ठीक है। अब देखो, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स में बेसिकली जो मेन अंतर है वो किस चीज़ का होता है? देखो, डायनेमिक्स में तो अपन जैसे गतिशील वस्तुओं हैं, उनके बीच में जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेन क्या है इसमें, डायनेमिक्स में जो वस्तुएं होंगी जिसका अपन अध्ययन करेंगे वो कौन सी होंगी? गतिशील वस्तुएं होंगी। गतिशील वस्तुएं होंगी जो गति करती होंगी, उनके बीच में लगने वाला फोर्स अपन पढ़ेंगे। गतिशील वस्तुओं में घर्षण पढ़ेंगे। इसके अलावा गतिशील वस्तुओं में अपन गति के समीकरण पढ़ेंगे, वेग, त्वरण, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। और मेन क्या है इसमें, जो वस्तुएं हैं वो क्या रहेंगी? आपकी गतिशील वस्तुएं रहने वाली हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका जो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है? स्टैटिक्स में होगा आपकी जो वस्तुएं होंगी वो सारी कैसी होंगी? वस्तुएं होंगी आपकी स्थिर, मतलब एक ही जगह पर स्थिर वस्तुएं होंगी, ना तो उनमें किसी प्रकार की गति होगी। हालांकि बल होगा उसमें, स्थिर वस्तुओं में भी बल होगा, लेकिन बल होने के बावजूद भी जो वो वस्तुएं हैं वो क्या होंगी? एक साम्य अवस्था की स्थिति में होंगी। कैसी स्थिति में होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इक्विलिब्रियम में होने के कारण इन वस्तुओं में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाएगी? जो स्थिर वस्तुएं होंगी उसमें अपन स्टैटिक्स का अध्ययन करेंगे, और जो गतिशील वस्तुएं होंगी उनमें अपन डायनेमिक्स का अध्ययन करेंगे। और ये दोनों ही किताबें आपके बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर के सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि अब आपके जनवरी में आपके जो सेमेस्टर का जो सिस्टम है जो लागू कर दिया है, तो वो सेकेंड ईयर में है ना? सेमेस्टर नहीं है क्या? फर्स्ट ईयर में? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपकी स्टैटिक्स बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स में अपन स्थिर वस्तुओं की स्थिर वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, और जो डायनेमिक्स है इसमें अपन गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपकी स्टैटिक्स बुक। ठीक है। स्टैटिक्स। अब देखो, स्टैटिक्स बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता देता हूँ। इसमें क्या इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी। आप जैसे 2D में जो स्टैटिक्स है, इसमें आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2D आप 11th और 12th क्लास में पढ़ गए हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। इसके साथ साथ वेक्टर, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, इनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो स्टैटिक्स बुक स्टार्ट करने से पहले ही हम एक बार इनके बारे में ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको जब मैं बुक आगे ये कवर करवाऊँ तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो वेक्टर है। वेक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सदिश राशियां बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, बस मैन थोड़ा। ठीक है। देखो, वेक्टर जो होता है, वेक्टर में बेसिकली दो चीजें शामिल आती हैं। ठीक है। वेक्टर में क्या आता है? एक तो आता है इसका मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड, और एक वेक्टर में आता है इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आता है इसका डायरेक्शन। क्या आता है? डायरेक्शन। देखो, अगर हिंदी में बात करें तो मैग्नीट्यूड को अपन बोलते हैं परिमाण, और डायरेक्शन को बोल देते हैं दिशा। मतलब ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, उनको अपन क्या बोल देते हैं? सदिश राशि बोल देते हैं। आपने 12th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है। ऐसी राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो, उनको बोल देते हैं अपन सदिश राशि। डिनोट किसे करते हैं अपन? जैसे ए कोई है, सदिश राशि है, यदि वो सदिश राशि है तो इसके ऊपर अपन वेक्टर का साइन ऐसे करके लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? सदिश राशि। ठीक है। अगर इसके परिमाण की बात करें तो इसको अपन डिनोट कर देते हैं ऐसे, इसका मॉड्यूलस लगा के। और वेक्टर है तो वेक्टर की
ये हो गई इसका डायरेक्शन। ठीक है, ये नोटेशन है, मेनली आप सभी को ये चीजें पता होती हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें सदिश और देखो अदिश राशि है, अदिश राशि में क्या होगा, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सदिश राशियों में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाया जाएगा, और अदिश राशियों में सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाएगा, उसका डायरेक्शन उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगर अंतर की बात करें दोनों में तो देखो एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं अपन। देखो एक मैंने यहां पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक मैंने लिखा है यहां पर, देखो डिस्प्लेसमेंट को अपन बोल देते हैं विस्थापन। ठीक है, और एक मैंने लिखा है यहां पर डिस्टेंस, जिसको अपन बोल देते हैं दूरी। देखो नाम दोनों में देखने में एक जैसे लग रहे होंगे आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होगा। तो देखो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो आपकी वेक्टर है, क्या है, ये सदिश राशि है, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। देखो फर्क कैसे होगा, दोनों में अंतर क्या होगा, देखो ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट क्या है बी। ठीक है, मैंने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलना स्टार्ट किया, और मैं बी पॉइंट पर कहां जा रहा हूं, इस रास्ते से मैं बी पॉइंट तक चल के जा रहा हूं। ठीक है, ए से चलना स्टार्ट किया मैंने, और देखो इस रास्ते से मैंने चलना शुरू किया, और मैं बी पॉइंट पर पहुंच गया ऐसे करके। ठीक है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो कैसे काउंट करेंगे अपन, ए और बी के बीच में जो सीधी होगी डायरेक्ट जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगा जो मैंने पथ यूज किया है, ये पाथ जो मैंने यूज किया है ए और बी के बीच में जाने के लिए, ये पाथ की जो पूरी लेंथ होगी वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही रहेगा। इसके साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है ये सदिश राशि है, और डिस्टेंस क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से ही क्या बन के आया, डिस्प्लेसमेंट से ही बना आपका वेलोसिटी। क्या बना, वेलोसिटी। और डिस्टेंस से क्या बन के आएगा आपका, डिस्टेंस से बन के आएगा स्पीड। क्या बनेगा, डिस्टेंस से स्पीड। यही अंतर इनमें होगा, वेलोसिटी तो वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, ये अदिश राशि है, और ये क्या है, सदिश राशि। अगर हम डिस्प्लेसमेंट में टाइम को डिवाइड कर दें, डिस्प्लेसमेंट में यदि हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। और अगर डिस्टेंस में अगर हम समय से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्पीड ये बन जाएगी। ठीक है, अब देखो मेनली तो ये अंतर है। अब देखो वेक्टर को जब हम डिनोट करते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन, तो वेक्टर के बारे में देखो मैंने कोई वेक्टर ले लिया ए, इसको मैंने ऊपर लगा दिया डायरेक्शन का साइन। ठीक है, ये कोई वेक्टर है आपका। तो वेक्टर को डिनोट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसको अपन देखो ऐसे डिनोट करते हैं, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ये है कोई आपका वेक्टर ए मैंने मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कोई दूसरा वेक्टर माना है बी, जिसको मैंने डिनोट कर दिया B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। यहां पर यदि आप ये पूछोगे कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या हैं, तो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं आपका जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, इनकी डायरेक्शन में ये हैं यूनिट वेक्टर। इनको बोलते हैं, आई कैप तो है एक्स एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप है वाई एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, या फिर हिंदी में बोल देते हैं एकांक सदिश, और के कैप है आपका जेड एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए को नोटेशन करने का तरीका क्या रहेगा, A1 आई कैप, A2 J कैप और A3 K कैप। इसी तरीके से वेक्टर B को डिनोट कर दिया मैंने B1, B2 और B3 से। तो देखो इनके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ये मैंने मान लिया ये आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया एक्स एक्स है, ये है वाई एक्स और ये है आपका जेड एक्स। ठीक है, तो वेक्टर ए को अपन नोटेट कहां करेंगे, वेक्टर ए को कहां करेंगे, जो आपका आई कैप का कोफिशिएंट है ये तो क्या रहेगा उसका एक्स एक्स का, जे कैप का कोफिशिएंट है ये रहेगा उसका वाई एक्स के लिए, और के कैप का कोफिशिएंट है ये रहेगा जेड एक्स के लिए। तो इसको वेक्टर ए को नोटेट करने का तरीका ये रहेगा, ये मैंने मान लिया वेक्टर ए है यहां पर, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A1, A2 और A3, ये इसके निर्देशांक है। इसी तरीके से अगर वेक्टर बी की बात करें तो वेक्टर बी चलो मैंने मान लिया यहां पर, तो इसके निर्देशांक क्या रहेंगे, B1, B2 और B3। ये जो निर्देशांक हैं इसको अपन क्या बोल देते हैं, इनको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं,
पोजीशन वेक्टर देखो क्या हो गया, यदि किसी वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट पर लगा देते हैं, निर्देशांक तंत्र पर उस वेक्टर को लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ये है उसका पोजीशन वेक्टर। मतलब ये पोजीशन कहाँ है, मतलब एग्जैक्ट उस वेक्टर की जो लोकेशन है वो यदि हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट पर, तो ये हमें बताता है कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा उस वेक्टर के बारे में। ठीक है, देखो थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जो वेक्टर है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहते हैं। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हम कैसे निकालते हैं, देखो अब सीखते हैं। जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या रहेगा। तो देखो मैंने वेक्टर ये ले लिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप और a3 k कैप, यही वेक्टर मैंने लिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया था आपको, नोटेट करने का तरीका ये रहेगा, ए के अपन मॉड्यूलस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो वेक्टर है उसको अपन मॉड्यूलस के अंदर लिख लेते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे अपन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर परिमाण क्या होगा, वो होगा आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये क्या रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। क्या इसी तरीके से आप वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है ये निकाल पाओगे क्या, तो देखो इसका रहेगा रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। देखो आप यहां पर लिख लेते हैं अपन, ये रहेगा रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर b का, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे, देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये एक बार के लिए अपन देख लेते हैं, थोड़ा आपको भी रिवाइज हो जाएगा, ताकि जब हम स्टैटिक्स को जो सब्जेक्ट है आपका बुक है जब स्टार्ट करेंगे तब ये चीजें मेरे को दोबारा ना बतानी पड़े, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम a का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a का यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर a है उसका यदि हम यूनिट वेक्टर निकालें तो देखो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ a। ठीक है, इसको अपन डिनोट किससे करेंगे, इसको अपन डिनोट करेंगे a कैप से। देखो मैंने i कैप, j कैप और k कैप के बारे में बताया था ना आपको, कि जो i कैप है ये तो होता है x x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, j कैप है ये होता है y x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और k कैप होता है वो होता है z x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यदि हमें वेक्टर a का यूनिट वेक्टर निकालना हो, किसका, वेक्टर a का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो वो हम किससे नोटेट करेंगे, उसको a कैप से नोटेट करेंगे, और उसका फॉर्मूला ये रहेगा कि जो वेक्टर a है उसमें अपन डिवाइड कर देंगे वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से। क्या कर देंगे, वेक्टर a में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, a कैप मिल जाएगा, मतलब उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकलते आ जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, a कैप इक्वल्स टू वेक्टर a क्या है आपके पास, वेक्टर a तो है a1 i कैप, क्या है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये तो है आपके पास वेक्टर a, और इसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, वो क्या है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये देखो देखो हमने इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास वेक्टर a का यूनिट वेक्टर। चाहो तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। सेपरेशन में कैसे बनेगा, ये बनेगा a1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर i कैप प्लस a2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर j कैप, और बन जाएगा प्लस में a3 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर k कैप, ये बन जाएगा आपके पास इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये देखो हमने कुछ बेसिक चीजें देखी हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर के बारे में देखो कुछ एक और चीज है वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर a मैंने आपके सामने लिखा है, जिसका यदि हम मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने 20, कितना माना, एक बार ऐसे ही एग्जांपल देख रहे हैं अपन कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कितना है 20, तो इस 20 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को हम नोटेट कैसे करेंगे, मतलब इसको हम जो डायग्राम है आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन है वो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको देखो ये बनाना है, जैसे वेक्टर a की डायरेक्शन मैंने मान ली, चलो ये डायरेक्शन है, वेक्टर a जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, वेक्टर a की डायरेक्शन ये, डायरेक्शन कैसे पता लगेगा, डायरेक्शन आपको पता लगेगा एक्स एक्स के
साथ में उसका एंगल हमें दिया हुआ होगा, क्या होगा, या तो एक्स एक्स या फिर वाई एक्स के साथ में एंगल दिया होगा, उसी एंगल से अपन डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। और यदि इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है हमें, 20 दिया हुआ है ना, तो आपको 20 यूनिट, मैं ये नहीं बोल रहा 20 सेंटीमीटर या फिर 20 मीटर, आपको 20 यूनिट की एक जो लाइन है सीधी वो ड्रॉ करनी है, और उसके साथ साथ आपको उसका डायरेक्शन भी पता है। तो ये जो वेक्टर है ये क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर ए आपके पास निकलते आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से डिनोट कर देंगे। यदि आपको ये बोले कि आप 2a वेक्टर को डिनोट करके बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर a आपके पास पहले से गिवन था ना, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसका क्या कर दिया हमने, दोगुना कर दिया। तो ये वेक्टर कैसे बनेगा, इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम है, जो 2a वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, जो a वेक्टर था उसकी डायरेक्शन के इक्वली रहेगी ना, तो डायरेक्शन तो रहेगी एज इट इज वो की वो, ठीक है। लेकिन नोटेट कैसे करेंगे, जो ये जो लेंथ है इसकी क्या कर देंगे अपन, डबल कर देंगे, इस लेंथ की क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा 2a वेक्टर आपके पास निकलते आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कुछ बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके साथ साथ वेक्टर के भी कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारी बुक है स्टैटिक्स, ये अपन स्टार्ट करते हैं यहां से। जो पहला टॉपिक है उसका ये क्या है, ये है आपके पास कोप्लेनर फोर्स। क्या है, कोप्लेनर फोर्स, जिसको अपन क्या बोल देते हैं हिंदी में, समतलीय बल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समतलीय बल, ठीक है। अब देखो कुछ एक चीज रह गई है वेक्टर में, देखो जो मैंने आपके सामने ये बताया कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन मैंने ये दिया है, ठीक है। अभी हम चर्चा कर रहे थे वेक्टर ए के बारे में, चलो इसका मैंने जो है वो मैग्नीट्यूड हमने 20 माना था ना, ये 20 ही अपन यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो यहां पर जो ओ पॉइंट है, जो ओ पॉइंट है इसको अपन क्या बोलेंगे, इस ओ पॉइंट को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ, देखो ये चीजें आपको याद होनी जरूरी है, क्योंकि जब ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में दी गई आएगी ना, अगर आपको मैं चीजें यहां पर नहीं बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी तो आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो इन चीजों के बारे में अपन यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। देखो कुछ खास है नहीं, ये जो पॉइंट ओ है इसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोल देते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ एक्शन भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। जो ओ पॉइंट है, मतलब ओ पॉइंट से जो आपका वेक्टर निकल रहा है, जिस पॉइंट से आपका वेक्टर निकल रहा है उस वेक्टर को, उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं अपन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपन उसको बोल देते हैं। इसके साथ साथ जो हमने ये पूरा बनाया है, जो ये सीधी लाइन है, इस लाइन को क्या बोल देते हैं, इस लाइन को अपन बोलते हैं, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात करें तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया बिंदु। क्या होगा, क्रिया बिंदु बोलेंगे। जिस पॉइंट से आपका वेक्टर निकल रहा है उसको क्या बोल देंगे, क्रिया बिंदु बोल देंगे। और जो पूरी आपकी वेक्टर को डिनोट करने के लिए जो हमने लाइन बनाई है, जो पर्टिकुलर एक वेक्टर को डिनोट करने के लिए जो हमने लाइन बनाई है, उस लाइन को क्या बोल देंगे अपन, लाइन ऑफ एक्शन। और हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, क्रिया रेखा। उस वेक्टर की क्रिया रेखा क्या बोल देंगे, जो वेक्टर ए है उसकी क्रिया रेखा क्या होगी, ये होगी, ठीक है। ये देखो चीजें रह गई थी जो मैंने आपको अभी यहां पर क्लियर कर दी हैं। तो देखो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, कोप्लेनर फोर्स। क्या बोल देंगे, कोप्लेनर फोर्स। इसका मतलब हिंदी में क्या है, समतलीय बल। नाम से देखो पता लग रहा है, थोड़ा आइडिया लग रहा है कि जो बल एक ही समतल में कार्यरत होंगे उनको क्या बोल देंगे, समतलीय बल बोल देंगे, या फिर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में जो जितने भी बल लगेंगे वो क्या होंगे, समतलीय बल होंगे। जैसे हम यदि प्लेन ले, जैसे ये मैंने व्हाइट बोर्ड ले लिया अपना, इस व्हाइट बोर्ड पे देखो ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है, ये एक पूरा प्लेन है। और इस पूरे प्लेन पर मैंने देखो एक फोर्स लगा दिया यहां से इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक फोर्स लगा दिया मैंने, ये ऐसे करके मैंने बहुत सारे फोर्स यहां पर अप्लाई कर दिए,
ठीक है, ये सारे फोर्स मैंने अप्लाई कर दिए, एक ही प्लेन में है, लेकिन ये क्या है, ये एक ही प्लेन में है। तो क्या इन सभी फोर्स को मिलाकर अपन क्या ये बोल सकते हैं क्या कि ये सारे के सारे फोर्स हैं ये कोप्लेनर फोर्स हैं? जी हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फोर्स हैं ये क्या है, एक ही प्लेन पर है। यदि मैं इसको पीछे से यहाँ पर बोर्ड जो है ये देखो, इसको मैं यहाँ से ऐसे उखाड़ने की कोशिश करता, तब ये कोप्लेनर फोर्स होता क्या? तब ये कोप्लेनर फोर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तब ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में अप्लाई होता, इस डायरेक्शन में अप्लाई होने पर ये जो है ये अलग प्लेन ले लेता, ठीक है। लेकिन ये सारे जो फोर्स हैं ये देखो, एक इस डायरेक्शन में है, एक ऊपर, मतलब ये है, मतलब सारे के सारे जो फोर्स हैं ये एक ही प्लेन में हैं। तो इनको क्या बोल सकते हैं अपन? कोप्लेनर फोर्स बोल सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है आपको कोप्लेनर फोर्स के बारे में। इसके बाद में आपका जो सेकंड है ये क्या आता है, डेफिनेशन वगैरह आप बुक में देख सकते हो, डेफिनेशन अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ऐसे बल जो एक ही प्लेन में कार्य करते हैं, या फिर उन बलों की एक जो लाइन ऑफ एक्शन में, देखो ये टर्म जो है ये अपन अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, जो लाइन ऑफ एक्शन है किनकी? फोर्स की। जितने फोर्स लग रहे हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होनी चाहिए? लाइन ऑफ एक्शन बिलोंग इन ए सेम प्लेन। मतलब जो सभी के सभी जो जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं प्लेन में, उन सभी जो फोर्स हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन है, उनकी क्रिया रेखाएं हैं, वो सारी क्या होनी चाहिए? एक ही प्लेन में बिलोंग करनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? कोप्लेनर फोर्स हो जाएगा। देखो मैंने लाइन ऑफ एक्शन बनाई थी ना सभी फोर्स की, और वो सभी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखाएं क्या थी? एक ही प्लेन में तो थी। तो उनको क्या बोल सकते हैं अपन? उन सभी को अपन बोल सकते हैं कि ये तो क्या है? कोप्लेनर फोर्स हैं। इसके बाद में आता है आपका एक कॉनकरेंट फोर्स, ठीक है। कॉनकरेंट फोर्स में क्या होगा? इसको अपन बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो इसको बोल देते हैं अपन संगामी बल, संगामी बल या फिर कॉनकरेंट फोर्स। देखो कॉनकरेंट फोर्स से क्या मतलब है? इसमें है प्लेन तो एक ही होना चाहिए, ठीक है। प्लेन से हमें कोई मतलब नहीं है कि प्लेन एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर, जितने भी फोर्स यदि लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्स एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से जाने चाहिए। यदि ये पॉइंट अपन लें, पॉइंट ए लें, तो इस पॉइंट पर यदि हम ये बल लगा दें, एक फोर्स मैंने यहां पर लगा दिया, एक फोर्स मैंने F2 यहां पर लगा दिया, F1 यहां पर लगाया है, ठीक है, और F3 फोर्स है मैंने यहां पर लगा दिया। अब ये तो तीनों एक ही फोर्स में, तो ये तीनों जो फोर्स हैं ये क्या हो गए? कोप्लेनर फोर्स भी हैं और इसके साथ साथ कॉनकरेंट फोर्स भी हैं। ये क्यों है? क्योंकि जो तीनों फोर्स हैं ये देखो एक ही प्लेन में अप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो कोप्लेनर फोर्स भी हैं। और ये जो डेफिनेशन है किसकी? कॉनकरेंट फोर्स की, मतलब एक ही पॉइंट से अप्लाई होने चाहिए। तो एक ही पॉइंट से अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉनकरेंट फोर्स भी हैं। यदि हम इस पॉइंट से एक जो फोर्स है ये यहां पर ऐसे लगा दिया, मैंने क्या कर दिया, ये जो एक फोर्स है इसको मैंने, देखो दिख रहा है ना आपको, देखो यहां पर ऐसे लगा दिया एक फोर्स, एक फोर्स यदि मैंने ऐसे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ये जो प्लेन है वो अलग हो जाएगा ना। प्लेन जो सभी फोर्स हैं, इन सभी फोर्स का जो प्लेन है वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चारों फोर्स हैं ये मिला के कौन प्लेनर फोर्स हैं क्या? ये को प्लेनर फोर्स नहीं रहे अब, है ना। ये कोप्लेनर फोर्स नहीं रहे क्योंकि जो इनका जो फोर्स है ये सभी जो फोर्स हैं उनका ये अलग अलग आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम कॉनकरेंट फोर्स की बात करें तो हाँ, ये अभी भी कॉनकरेंट फोर्स तो हैं, क्योंकि सारे के सारे फोर्स जो हैं ये एक ही पॉइंट से अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब देखो जो मेन जो अंतर है इन दोनों में, यदि एक ही प्लेन पर सारे के सारे फोर्स अप्लाई हो, उन सभी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पर ड्रॉ हो रही हो, तो वो कोप्लेनर फोर्स होंगे। और यदि एक ही पॉइंट से सारे के सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब वो कॉनकरेंट फोर्स होंगे, ठीक है। ये दो देखो बेसिकली अंतर मैंने आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब जो मेन जो खेल है ना ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन का ही खेल है, क्योंकि फोर्स होगा, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स। यदि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका क्या होगा? कोई ना कोई तो एक मैग्नीट्यूड होगा, और क्या होगी इसके साथ साथ कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी तो उस फोर्स को अपन एक लाइन ऑफ एक्शन के भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन होगी तो हम इन दोनों को लाइन ऑफ एक्शन के बेसिस पर हमने कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्स को अलग अलग डिवाइड भी कर दिया है, ठीक है। अब देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो देखो अपन चर्चा करते हैं।
देखो हमने बेसिक सारा पढ़ लिया है। अब हमारी जो बुक है ये स्टार्ट कर दी है हमने, जो कोप्लेनर और जो कॉनकरेंट फोर्स हैं उनको पढ़ के हमने सारी ये जो बुक है ये हमने स्टार्ट कर दी है। अब देखो मेन जो हेडिंग है ये अब आप डाल लीजिए। देखो हेडिंग क्या है आपकी, देखो हम पढ़ेंगे अब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू वेक्टर या फिर फोर्स ले रहे हैं तो फोर्स ही ले लेंगे यहां भी। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। मतलब क्या हुआ, हिंदी में यदि अपन बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु से लग रहे दो बलों का परिणामी बल। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो हमने ये एक पॉइंट ले लिया, ये हमने एक पॉइंट लिया, क्या पॉइंट लिया समझ में आया, ये पॉइंट लिया मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो ये चीजें मैंने आपको वहां पर बता दी थी, तब हम मुझे अलग से बताने की जरूरत है नहीं। तो देखो ये पॉइंट मैंने क्या लिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट लिया। इस पॉइंट पर देखो एक तो फोर्स है ये लग रहा है ये, जिसको मैंने लिख दिया P से। ठीक है, एक फोर्स तो ये अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट से, और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है Q। ठीक है, ये दो फोर्स इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे अप्लाई हो रहे हैं, ये P है और ये है आपका दूसरा फोर्स Q। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये तो है किसी बिंदु ले लिया हमने, ये O पॉइंट है। ठीक है, O पॉइंट से लग रहे दो बलों का परिणामी, इन दो बल, ये दो बल हमने निकाल लिए, एक बल तो है P और एक बल क्या है Q। तो इन दोनों का जो परिणामी है रिजल्टेंट फोर्स है, क्या बोल देंगे इसको इंग्लिश में, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई होने वाले दो फोर्स का हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो ये Q फोर्स मैंने मान लिया और ये मैंने फोर्स मान लिया दूसरा P। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, देखो हमने ये पहले पढ़ चुका है, जो वेक्टर का जो समांतर चतुर्भुज का नियम है, क्या समांतर चतुर्भुज का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं 12th क्लास की वेक्टर में। वो क्या कहता है कि यदि एक पॉइंट पर यदि दो बल अप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज का जो रूल है ये अप्लाई करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, चलो मैंने मान लिया जो P और Q जो फोर्स है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल है ये बन रहा है थीटा, सॉरी अल्फा, हमने ये एंगल मान लिया, अल्फा या थीटा कुछ भी मान सकते हो। P और Q के बीच में जो लगने वाला एंगल है वो मैंने मान लिया अल्फा एंगल बन रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, इनके डायगोनल के रूप में ही अप्लाई होगा ना। मतलब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो उनके डायगोनल के डायरेक्शन में निकलने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ करते हैं। मतलब ये हमने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और ये जो लाइन है ये आपका मिलेगा, आपको क्या रिजल्टेंट फोर्स यहां से मिलेगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिलने वाला है, जिसको अपन क्या मान लें, जिसको अपन R से डिनोट कर रहे हैं। देखो पॉइंट पे एक तो P फोर्स पहले से काम कर रहा था, दूसरा फोर्स आपका Q इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, उसका रिजल्टेंट फोर्स हमने मान लिया है R। अब देखो ये R का जो वैल्यू है यही हम निकालने जा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने जो ये है इसको जो डायरेक्शन है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और यहां से इसको हमने नीचे की तरफ बढ़ा दिया। और ये जो एंगल है ये एंगल कितना बनाया हमने, ये एंगल बनाया हमने राइट एंगल, या फिर इसको हम बोल देते हैं ये हमने 90 डिग्री का एंगल यहां पर ड्रॉ करते हुए इन दोनों जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं इनको हमने आगे थोड़ा ड्रॉ कर दिया। ये जो एंगल है ये हम थीटा मान सकते हैं। कौन सा एंगल, जो आपका फोर्स P और जो रिजल्टेंट फोर्स R है इन दोनों के बीच में हमने एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और जो अल्फा एंगल है ये है आपका अप्लाई होने वाले फोर्स P और अप्लाई होने वाले फोर्स Q के बीच में एंगल कितना मान लिया हमने, अल्फा एंगल हमने मान लिया है। ठीक है,
तो देखो एक बार फिर से लिख देते हैं अपन, ये जो है ये P है, ये क्या है Q। यदि ये Q है तो ये भी क्या रहेगा, Q रहेगा ना। देखो ये जो P और Q है, इनको अभी तक मैंने उसको इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इसके ऊपर मैंने अभी तक वेक्टर नहीं लगाया है। इसका मतलब ये क्या है, अभी इसके मैग्नीट्यूड ही है, मतलब वेक्टर P और वेक्टर Q के मैं अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं यहां पर। तो ये देखो, यदि ये समांतर चतुर्भुज में ये जो भुजा है, ये साइड यदि Q है तो ये साइड भी Q होगी, और ये साइड P है तो ये साइड भी क्या होगी, P साइड ही ये होने वाली है। आप सभी को ये चीजें पता है। ये मैंने मान लिया यहां पर पॉइंट O A, यहां पर B पॉइंट, यहां पर C, और ये पॉइंट मैंने मान लिया D। ठीक है, और ये जो है ये है आपका R रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, O A D B C, और ये रिजल्टेंट फोर्स R, ये अप्लाई होने वाला P, और ये अप्लाई होने वाला फोर्स Q है। ठीक है, ये आपका बेसिकली डायग्राम कुछ इस तरीके से बनने वाला है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये जो अप्लाई होने, जो रिजल्टेंट फोर्स R है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ले रहा हूं ODB, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ODB हम लेंगे। इसमें देखो ये क्या बनेगा, ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, और ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस, मतलब ये कर्ण, ये आधार, और ये क्या बनेगा, लंब, ये बन जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें क्या निकालना है, कर्ण ही तो निकालना है ना। तो ये बनेगा R² इज इक्वल टू बेस कितना, बेस है आपके पास OA प्लस AD, क्या है बेस, OA प्लस AD का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है यहां पर BD। तो BD हमें पता नहीं है, तो हम एक बार के लिए BD एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है ये क्या है, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए अभी भी क्या है, अननोन है। देखो हमारे पास OA तो है, OA है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, AD हमारे पास नहीं है, हमारे पास BD नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AD और BD को हमें यहां से फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा। तो देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे अपन, ट्रायंगल अब लेंगे अपन ABD, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। और ट्रायंगल दूसरा मैंने लिया ट्रायंगल ABD। तो ABD ट्रायंगल है, इसमें देखो ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये जो लेंथ है, ये इसका मतलब हाइपोटेनस या फिर ये जो इसका कर्ण है, ये कितना है, Q। तो आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस से आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। हाइपोटेनस से यदि आपको बेस निकालना है तो रिलेशन कौन सा लोगे, यहां पर कर्ण और आधार में कौन सा रिलेशन होता है, कोस थीटा होता है ना। कर्ण और आधार में देखो ये एंगल भी कितना बनेगा, यहां पर थीटा ही तो बनने वाला है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो कर्ण और आधार में रिलेशन कौन सा बनता है, यहां पर रिलेशन बनता है कोस थीटा का। तो आप भी क्या लोगे, कोस थीटा लोगे। क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना AD और कर्ण कितना है Q। तो यहां से क्या AD निकाल सकते हो क्या आप, AD कितना आ जाएगा, Q कोस थीटा। AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q कोस थीटा। ये आपके पास AD की वैल्यू आ गई जो हमें यहां पर जरूरत पड़ने वाली थी। ठीक है, क्या, कौन सा, अच्छा हाँ सॉरी, ये अल्फा एंगल है। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये भी अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कर देंगे अपन, कोस अल्फा। तो AD क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा आपके पास Q कोस अल्फा। ठीक है, AD की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब आपको क्या निकालना है, BD की वैल्यू निकालनी है। तो BD निकालने के लिए अब देखो यहां पर क्या है, हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन सा होता है, ये रिलेशन आपके पास होता है किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना, BD, और हाइपोटेनस वही Q। तो यहां से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q साइन अल्फा। क्या आ गई, Q साइन अल्फा। AD और BD दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अपन अप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 देखते हैं। आपके पास R² आ रहा था, तो R² इज इक्वल टू OA की जगह कितना, OA तो हमें पता है कितना है, P प्लस Q
कोस एल्फा प्लस क्यू साइन एल्फा का यहाँ पर भी होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, होल स्क्वायर। ये अब हम ओपन करना जानते हैं। देखो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 2pq कोस एल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। यहां से देखो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा मिलके क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। और साथ में ही अपन ये जो स्क्वायर है ये भी हटा के अंडर रूट लगा लेते हैं यहां पर। तो क्या बना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस एल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो देखो यही फॉर्मूला है आपका किसका, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आपके पास निकलते आ गया है। यदि आपको किसी पॉइंट ए पर, किसी पॉइंट ओ पर आपको यदि दो फोर्स अप्लाई किए हुए हैं, एक तो फोर्स P और एक फोर्स Q, तो इन दोनों फोर्स से आपको जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस एल्फा। अब देखो जो मेन चीज है इसमें क्या है, आपको प्रूफ इसका याद नहीं रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। मतलब प्रूफ आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तो आपके पास क्या है, जो आर है, ये आर है, ये क्या है इसका, ये आर का क्या है, ये आर का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी हमें जो परिमाण है रिजल्टेंट फोर्स उसका परिमाण आया है। लेकिन जो आर जो वेक्टर है उसकी हमें डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए ना, कि जो वेक्टर हमारे पास है उसका हमें एक तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और एक हमें उसकी डायरेक्शन का भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये तो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि डायरेक्शन अपन निकालते हैं जो आपका एक्स एक्स या फिर वाई एक्स लेते हैं अपन, कि एक्स एक्स से एंगल कितना बन रहा है तो वही उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो यहां पर एक्स एक्स तो होगा नहीं हमारे पास तो दो फोर्स हैं, एक तो फोर्स P है और एक फोर्स Q है। ठीक है, तो देखो ये जो एंगल मैंने थीटा लिया था ना, ये इसीलिए लिया था कि ताकि हम इसकी डायरेक्शन हमें निकाल सकें। या आप ऊपर वाला एंगल भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप या तो एंगल P के साथ में, जो फोर्स P है उसके साथ में एंगल ले लो, या फिर एंगल Q है उसके साथ में एंगल ले लो। ठीक है, सॉरी, वेक्टर Q के साथ में भी आप एंगल ले सकते हो। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है उस रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर P के साथ में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो देखो यही अप्लाई हो जाएगा जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स और ये R। ठीक है, यदि हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो यही राइट एंगल ट्रायंगल लेके देखो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे अपन OBD, बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है OBD। यहां से आपको निकालना क्या है, जो OBD है इसमें देखो ये एंगल थीटा बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है ना, तो आप क्या लगा दो, यहां से टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना, BD, BD है ना हमारे पास, BD अपॉन बेस कितना है, OD भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD अपॉन OD, BD कितना निकाला था हमने, BD हमने फाइंड आउट किया था कितना, Q साइन एल्फा। क्या निकाला था हमने, BD की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा Q साइन एल्फा अपॉन OD कितना है, OD को अपन OA प्लस AD लिख देंगे। OE कितना P प्लस AD कितना है Q cos एल्फा। यही आपके पास देखो इसका एंगल निकल के आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, आपका रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन एल्फा प्लस P अपॉन P प्लस Q कोस एल्फा। ये है आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखो हमने दो चीजें निकाली हैं अभी तक, हमने दो फॉर्मूले फाइंड आउट कर दें हैं। तो देखो हम ये फॉर्मूले जो है ये अलग लिख लेते हैं एक बार, कि R इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कोस एल्फा। ठीक है, और एक हमने फॉर्मूला क्या निकाला है, tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन एल्फा अपॉन
P प्लस क्यू कोस एल्फा। ये दो फॉर्मूले हमने निकाले हैं। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों को यदि हम देखो डायरेक्शन में देखें तो ये देखो हमारे पास फोर्स P है और ये फोर्स हमारे पास क्या है Q, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये R, हमने R ही तो निकाला है। यदि एक पॉइंट O पर एक फोर्स P इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स Q इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना लिया था हमने, अल्फा, ये एंगल हमने लिया था थीटा। तो देखो हमने ये चीज निकाली है कि जो रिजल्टेंट फोर्स R है ये तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। और यदि डायरेक्शन पूछे R का तो डायरेक्शन क्या रहेगा, इस तरीके से। अब देखो हम कुछ कंडीशन यहां पर बात कर लेते हैं। जो कंडीशन है, कंडीशन हम दे लेते हैं, यदि अल्फा क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो अल्फा, 90 डिग्री। अल्फा 90 डिग्री का होने का क्या मतलब है, अल्फा 90 डिग्री होने का मतलब है यदि किसी पॉइंट पर दोनों जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। देखो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ये बनेगा, एक फोर्स P तो ये और QA, और ये क्या है 90 डिग्री। यदि ये ऐसी कंडीशन बन रही है तो इस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, और रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो किस तरीके से निकलेगा। अब हमारे पास फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले में अपन अल्फा की वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो R जो है इसका मैग्नीट्यूड तो क्या बनेगा, अल्फा की जगह यदि 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये cos 90 क्या बन जाएगा, 0। तो R तो क्या बनेगा, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखो ये बनेगा आपके पास R। यदि डायरेक्शन निकालें अपन तो डायरेक्शन क्या मिलेगी हमें, tan थीटा इज इक्वल टू sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी, 1। तो ये मिलेगा हमें Q अपॉन P, क्योंकि जो cos 90 है ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगी हमें डायरेक्शन कब, जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो। सेकेंड कंडीशन की अब यदि अपन बात करें तो देखो ये सेकेंड कंडीशन हमने ले ली। यदि जो अल्फा है ये क्या बने, 0 डिग्री। अल्फा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, अल्फा 0 डिग्री होने का मतलब है कि जो आपके पास O पॉइंट है इस पर फोर्स किस तरीके से लग रहे हैं, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई होंगे। इसका मतलब दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल है, मतलब दोनों की दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। तब आपके पास जो R है रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या निकलेगा, देखो अल्फा की वैल्यू 0, यहां से कोस अल्फा 0 करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 बनेगी। तो ये क्या बन जाएगा, रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ये क्या होता है, P प्लस Q का होल स्क्वायर। यदि अंडर रूट ऊपर लगा है तो क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ये बन जाएगा P प्लस Q। देखो साहब भी आपको पता लग रहा है कि यदि एक ही डायरेक्शन में अपन दो बल एक साथ लगाएंगे तो जो बल है दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होने भी चाहिए। लेकिन जो अपना फॉर्मूला है ये भी तो यही बात बोल रहा है कि यदि हम एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अपना फॉर्मूला सही है। यदि अपन डायरेक्शन निकालें, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी तो वही रहेगी ना, जो हम दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही डायरेक्शन में अपना रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। तो इसका मतलब tan थीटा ये भी क्या आना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां से 0 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। देखो अप्लाई करके देखते हैं, अल्फा की जगह यदि 0 करें तो ये क्या बन जाएगा, पूरा 0। न्यूमरेटर में यदि 0 है तो डिनोमिनेटर हमें सोल्व करने की जरूरत है नहीं। तो tan थीटा 0, तो यहां से थीटा भी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे द्वारा जो निकाला गया फॉर्मूला है वो एकदम सही है। थर्ड कंडीशन यदि अपन बात करें, थर्ड कंडीशन में अपन ले सकते हैं कि जो अल्फा है ये क्या हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री होने से क्या मतलब है कि यदि ए पॉइंट यहां पर O पॉइंट माने तो एक जो फोर्स है ये तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो दूसरा फोर्स है ये क्या लग रहा है, उसके एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब एक फोर्स तो इस पॉइंट से अपन इधर धकेल रहे हैं और दूसरा फोर्स हम इसको वापस से इधर धकेल रहे हैं। तो दोनों का जो परिणामी है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे निकलेगा, तो अल्फा की वैल्यू हम 180 पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो ये R इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos 180। यहां से cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है कितनी, -1। cos 180 -1 बनेगा तो क्या बनेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा या तो P माइनस Q का होल स्क्वायर है। क्या सिर्फ P माइनस Q का होल स्क्वायर ही बोलेंगे क्या इसको, नहीं, ये Q माइनस P का होल स्क्वायर भी बन सकता है। दोनों ही कंडीशन अप्लाई होंगी। तो R क्या बनेगा आपके पास, या तो आपको P माइनस Q मिलेगा, है ना, या फिर आपको क्या मिलेगा,
Q माइनस पी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें से ज्यादा फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी कहाँ चला जाएगा, उसी की तरफ चला जाएगा। या फिर इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो R है ये P और Q दोनों का डिफरेंस होगा, है ना। मॉडुलस भी तो लगा सकते हैं P माइनस क्यू के। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये P माइनस क्यू के मोड के इक्वल में आएगा। यदि अपन डायरेक्शन देखें तो टेन थीटा क्या बनेगा, यहां से साइन 180, साइन 180 क्या बनेगा, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता। देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं साइन 180 की। ये जो साइन का डायग्राम है ये ऐसे बनता है, साइन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पर क्या होता है 90, यहां पर क्या होता है 80, मतलब साइन 180 की वैल्यू कितनी, 0। तो टेन थीटा 0, तो थीटा भी क्या आ जाएगा, 0। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दोनों ही जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनसे 0 डिग्री के एंगल पर होगा। देखो साफ चीज, साफ पता लग रहा है यहाँ से भी कि दोनों में से जो फोर्स ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ी अप्लाई होगा। तो मतलब जो एंगल है वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री एंगल रहेगा। ये चीजें लिख लीजिए। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं अपन। अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी हमने ये सीखा कि यदि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से यदि दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। उस रिजल्टेंट फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल के देख लिया और उसकी हमने डायरेक्शन के बारे में भी चर्चा कर ली। अब देखो उसका जस्ट अपोजिट देखते हैं अपन। अभी हमने निकाला, दो फोर्स थे हमारे पास, उन दोनों फोर्स से हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला। अब हम क्या दिखेंगे, अब हम सीखेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स तो ऑलरेडी होगा। क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स तो हमारे पास होगा, पर उससे हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास, लेकिन उससे हमें निकालेंगे उसके जो दो फोर्स अप्लाई हो रहे थे वो निकालेंगे। उसको बोलते थे अपन रिजोल्व, रिजोल्व फोर्स हम निकालने वाले हैं। या फिर इसको अपन फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो फैक्टर हम करते हैं। देखो ये कुछ इसी तरीके से है, देखो आपका ये पढ़ा हुआ भी है, लेकिन देखो कनेक्ट करके मैं बता दूंगा। आप देखो आपको कैसे होगा। जैसे यदि हम ये पढ़ते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, किसी वेक्टर के हम फैक्टर करते हैं, किस डायरेक्शन में फैक्टर करते हैं, एक तो एक्स एक्स की डायरेक्शन में और एक करते हैं अपन वाई एक्स की डायरेक्शन में। तो कैसे करते हैं बताओ। यदि ये एंगल थीटा दे दे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, किसी वेक्टर ए के एक्स एक्स से थीटा कोण बनाते हुए एक्स एक्स की डायरेक्शन और वाई एक्स की डायरेक्शन में अपन फैक्टर क्या लिखते हैं बताओ। देखें यहां से तो क्या लिखते हैं अपन, ए कोस थीटा लिखते हैं, और ये फैक्टर क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा। तो ये तो क्या था, ये तो फैक्टर हमने किए, जो दोनों फैक्टर क्या थे, जो दोनों फैक्टर क्या थे, परपेंडिकुलर थे। क्या थे दोनों फैक्टर, परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर फैक्टर तो हम इस फॉर्मूले से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें अलग अलग दे दे कि एंगल अलग अलग पे आप फैक्टर करके बताओ। देखो यदि ये वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर ए, ठीक है, इस वेक्टर के एक तो देखो ये बताओ कि एक तो ये थीटा एंगल पे फैक्टर करके बताओ, चलो अल्फा मान लेते हैं इसको, कि एक तो अल्फा एंगल पे ये फैक्टर बताओ और दूसरा ये बीटा एंगल पे फैक्टर बताओ। तब बता सकते हो क्या, इसकी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। यदि परपेंडिकुलर फैक्टर हमसे पूछे तब तो ये बता देंगे कि ए कोस थीटा और ए साइन थीटा हो जाएगा। यदि अलग अलग एंगल पे हमें फैक्टर पूछ ले, जैसे ये वेक्टर हमारे पास ए है, इस ए वेक्टर का से अल्फा डिग्री कोण बनाते हुए दूसरा फैक्टर पूछ ले, या फिर बीटा कोण बनाते हुए दूसरा फैक्टर हमें पूछ ले, इसका मतलब ये जो एंगल है ये अब हम 90 डिग्री एंगल नहीं ले रहे हैं, ये कुछ भी एंगल यहां पर हो सकता है। तब हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो चीज है यही हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स तो है, और उस रिजल्टेंट फोर्स से हमें क्या निकालना है, उस रिजल्टेंट फोर्स से हमें क्या निकालना है, उसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये मैंने ले लिया रिजल्टेंट फोर्स आर। क्या ले लिया, रिजल्टेंट फोर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, तो ये मैंने ले लिया रिजल्टेंट फोर्स। इससे हमने एक तो फैक्टर ले लिया ये, जिसका एंगल कितना, अल्फा एंगल बनाते हुए हमने दूसरा फैक्टर ले लिया, और इसके अलावा फैक्टर ले लिया हमने ये, जिसका एंगल कितना है, रिजल्टेंट फोर्स से एंगल कितना है, ये एंगल है बीटा, ठीक है। ये मैंने मान लिया P और ये मैंने मान लिया Q, P और Q मैंने यहां पर मान लिए।
अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है P निकालना है और Q की वैल्यू निकालनी है कि ये जो फैक्टर हैं ये क्या बनेंगे। तो देखो यहाँ पर जो ये जो चीज़ है इसको समझने से पहले आपको मैं एक थ्योरम के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ये जो थ्योरम है ये है आपकी लामीज थ्योरम, हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको, लामीज थ्योरम या फिर लामी थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये जो थ्योरम है लामी थ्योरम, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप स्टैटिक्स पढ़ोगे इसमें जो क्वेश्चन है वो लामीज थ्योरम से एकदम बेसिकली आपको सोल्व करने को देखने को मिलेंगे। तो देखो ये थ्योरम ये बोलती है, सबसे पहले इस थ्योरम के बारे में एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि ये जो लामी थ्योरम है ये केवल साम्य अवस्था में ही अप्लाई होगी। कहां पर होगी, साम्य अवस्था, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इक्विलिब्रियम में ही ये थ्योरम अप्लाई होने वाली है। इक्विलिब्रियम का मतलब है यदि यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर देखो तीन फोर्स आपको अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, इस फोर्स, ये जो पॉइंट है इस पर आपको कितने फोर्स दिख रहे हैं, मतलब इसकी एक कंडीशन क्या हो गई कि कम से कम तीन फोर्स अप्लाई होने चाहिए। लामीज थ्योरम की एक कंडीशन तो है कि कम से कम तीन फोर्स अप्लाई होने चाहिए, या फिर जो साम्य अवस्था की स्थिति है क्या है, इक्विलिब्रियम की स्थिति होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम से क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम यह है कि इस पॉइंट पर यदि तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और ये तीनों के तीनों फोर्स आपस में यदि बैलेंस बना लें, मतलब जो वस्तु है वो गतिशील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्थिर वस्तुओं का ये अध्ययन करते हैं। तो जो वस्तु है आपकी क्या होनी चाहिए, साम्य अवस्था में होनी चाहिए। यदि तीनों फोर्स को मिलाकर यदि ये बैलेंस बना रहे, वस्तु स्थिर है, तब हम आप क्या पढ़ेंगे, लामी थ्योरम को हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये थ्योरम होती क्या है, ये थ्योरम कुछ इस तरीके से होती है कि यदि तीन फोर्स एक पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं तो आपको क्या लिखना है। देखो आपको तरीका बता देता हूं मैं लामी थ्योरम को अप्लाई करने का। तो देखो तरीका ये रहेगा कि आपको तीनों फोर्स को लिखना है, P Q R, तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ना, यहां पर पॉइंट O पर तीन फोर्स अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, एक तो फोर्स P, एक R और एक Q। तो हमने तीनों फोर्स को अलग अलग लिख लिया यहां पर। देखो आपको भी ये इसी तरीके से अप्लाई करना है, लामी जो थ्योरम है आपको भी जो ये मैं तरीका बता रहा हूं इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इनके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे देखो अभी बताऊंगा मैं। इनके डिनोमिनेटर में हम कुछ लिखने वाले हैं और बीच में साइन क्या लगाएंगे अपन, इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो लिखेंगे क्या, जो P फोर्स है, P फोर्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, P फोर्स के लिखेंगे नीचे लिखेंगे अपन Q और R फोर्स के बीच में लगने वाला एंगल। Q के नीचे क्या लिखेंगे, P और R के बीच में बनने वाला एंगल। R के नीचे क्या लिखेंगे, P और Q के बीच में बनने वाला एंगल। और वो एंगल भी किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। यदि देखो P के नीचे हमें लिखना है तो Q और R के बीच में देखो सबसे पहले कौन सा एंगल बन रहा है, P के नीचे लिखने के लिए Q और R के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है ना, तो उस बीटा को भी साइन में लिख देंगे, तो ये बनेगा साइन बीटा, ठीक है। Q के नीचे हमें क्या लिखना है, Q के नीचे लिखने के लिए हमें P और R के बीच में एंगल चाहिए, तो P और R के बीच में एंगल क्या बन रहा है, अल्फा, और अल्फा को भी किस में लिखेंगे, साइन की फॉर्म में, तो ये साइन अल्फा। R के नीचे हमें क्या लिखना है, R के नीचे हमें लिखने के लिए P और Q के बीच में एंगल चाहिए, तो P और Q, ये देखो P और ये Q, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, देखें P और Q के बीच में एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। ये समझ में आया कि ये बताओ, यही क्या है आपकी लामीज थ्योरम है। देखो फिर से मैं बता देता हूं आपको, यदि तीन फोर्स एक पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर यदि तीन फोर्स एक साथ अप्लाई हो रहे हैं तब हम लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे। यदि तीनों फोर्स को मिला के आपकी जो स्थिति है वो इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था की स्थिति बन रही है तो हम ये जो लामी थ्योरम है ये अप्लाई करेंगे। कम से कम फोर्स कितने होने चाहिए, हमारे पास तीन फोर्स कम से कम होने चाहिए, तब हम लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तीनों फोर्स को लाइन में लिखना है, तीनों फोर्स के डिनोमिनेटर बनाने हैं, डिनोमिनेटर बना के जो P फोर्स है, मतलब एक फोर्स है उसको छोड़ के बचे हुए दोनों फोर्स के बीच में बनने वाले एंगल को हमें साइन में लिखना है। क्योंकि यदि नीचे लिखना है तो P और R के बीच में एंगल देखना है, R के नीचे यदि हमें लिखना है तो हमें P और Q के बीच में एंगल देखना है। ये लामी थ्योरम है। अब देखो हम बात किसकी कर रहे थे, हम तो ये बात कर रहे थे, तो लामी थ्योरम बीच में कहां से आ गई, ये लामी थ्योरम से ही होगा। ये क्वेश्चन जो है ये लामी थ्योरम से ही होने वाला है, तो लामी थ्योरम भी आपके साथ में होगी, मतलब एक साथ आपकी दो चीजें यहां से कवर होने जा रही हैं, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, क्या निकालना था आपको, आपको एक तो P की वैल्यू निकालनी थी और एक क्या निकालना था आपको,
क्यू निकालना था ना, रिजल्टेंट फोर्स तो है आपके पास, आर तो है, आपको पी और क्यू निकालना था ना, तो आप पी और क्यू यहां से निकाल सकते हो। देखो पी यहां से क्या निकलेगा, पी यहां से निकलेगा, क्योंकि आर है ना आपके पास, तो यहां से इस वाले में देखेंगे, मतलब पहला और ये तीसरा, ये रेशियो हम देखने वाले हैं। तो पी यहां से क्या निकल जाएगा, आर साइन बीटा, आर साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास पी फैक्टर का, ठीक है। दूसरा देखो क्यू कैसे निकाल देंगे, क्यू भी निकाल लेंगे यहां से, इन दोनों को ले लो, दूसरा और तीसरा फैक्टर ले लो, तो क्यू क्या निकलेगा, आर साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, आर साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्यू फैक्टर आ जाएगा। तो देखो ये हमने सीखा है, यदि आपके पास रिजल्टेंट फोर्स गिवन है तो उस रिजल्टेंट फोर्स से आप उस दोनों जो फोर्स हैं उनके जो फैक्टर है दोनों फोर्स से, ये कैसे निकाल सकते हो, ये इसके बारे में हमने सीखा है। तो देखो इसके बारे में अपन और चर्चा वो कर लेते हैं जो हमने देखा था ना, एंगल 90 डिग्री वाला, कि एंगल यदि 90 डिग्री हो तो क्या वो फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो देखो ट्राई कर लेते हैं अपन, 90 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए ना, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होगी तभी तो दोनों फैक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर देखो इन दोनों में एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन, 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू आर साइन बीटा, और ये 90 किया तो 1 बन जाएगा ना, तो आर साइन बीटा, और Q क्या बनेगा, Q आपके पास बनेगा आर साइन एल्फा। नहीं आया आपके पास, जो चाहिए था वो नहीं आया ना, तो यहां पर बीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यदि एल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो बीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एल्फा, क्या हो जाएगा 90 माइनस एल्फा। बीटा की जगह 90 माइनस एल्फा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन 90 माइनस एल्फा कितना होता है, साइन 90 माइनस एल्फा होता है कोस एल्फा। तो ये देखो एक फैक्टर तो आपके पास आर कोस एल्फा और दूसरा फैक्टर आपके पास आर साइन एल्फा आ गया। कब, किस कंडीशन में, जब दोनों जो फैक्टर हैं वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो रहेगी, इसका आगे वाला जो आर्टिकल है वो है मोमेंट, जिसमें अपन पढ़ेंगे आघूर्ण के बारे में, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हमने देखा था वेक्टर के बारे में, जो स्टैटिक्स है उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको वेक्टर के बारे में जानने ला जरूरी है। वेक्टर में हमने मैग्नीट्यूड देखा, उसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, वेक्टर के यूनिट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, इसके बारे में हमने जो वेक्टर है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स वो होते हैं जो आपके जिन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही प्लेन में हो तो वो क्या होते हैं, कोप्लेनर फोर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट फोर्स वो होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास थ्रो होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, कॉनकरेंट फोर्स होते हैं। फिर देखो हमने सीखा था कि यदि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यदि दो फोर्स एक साथ अप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स आर है ये क्या होगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस एल्फा। यदि हम उसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन रहेगा tan थीटा इज इक्वल टू q sin एल्फा अपॉन p प्लस q कोस एल्फा, ये रहेगा उसका डायरेक्शन, किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। यदि हम इसके जस्ट अपोजिट बात करें, यदि आपके पास रिजल्टेंट फोर्स गिवन है और उस रिजल्टेंट फोर्स के जो दोनों फैक्टर हैं वो यदि आपको निकालने हो और उन दोनों फैक्टर के जो एंगल हैं रिजल्टेंट फोर्स के साथ, वो एक तो एंगल एल्फा और दूसरा एंगल यदि बीटा हो, तो एक फैक्टर तो आपके पास निकलेगा आर साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या निकलेगा, आर साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा। यदि दोनों फैक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, आर कोस एल्फा और आर साइन एल्फा। आज की क्लास में देखो हमने इतना पढ़ा है, आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास तक आप इसका रिवीजन कीजिए और अगली क्लास में हम सीखेंगे आघूर्ण और इसके अगले जो चैप्टर हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।